भाजपा की तरफ अगर हम रुख करें तो उनके लिए ये एक न्यू मॉर्निंग होगी महाराष्ट्र राजनीति में। आज इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं सागर बंगलो, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से जो पुलिस सिक्योरिटी है वो आपको देखने मिलेगी। जो मीडिया का जमावड़ा है वो लगातार आपको देखने मिल रहा है। 11 बजे का समय दिया गया है जब फडणवीस के इस सरकारी निवास सागर बंगलो पर जो बैठक है मंत्रीगणों की, विधायकगणों की, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें जो सबसे मुख्य जो टॉपिक होगा और टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो ये होगा कि अलॉटमेंट जो मंत्री पद अब दिए जाएंगे, कौन सा मंत्री पद किस मंत्री के हाथ में आएगा, इसको लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ जो आगे की रणनीति है उसको लेकर कई सारे जो डिस्कशन है वो होने वाले हैं, क्योंकि शिंदे का जो ग्रुप है वो अभी भी गोवा में अभी भी स्थित है। उनकी भी मीटिंग वहाँ पर हमें जानकारी मिली है कि उनकी भी मीटिंग हो रही है, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर विचार चल रहा है कि उन्हें मुंबई कब आना है और आगे की रणनीति क्या है। इसी सिलसिले में फडणवीस के घर भी ये अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के कई बड़े जो मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं। साथ ही जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र राज्य के वो पहुंचने वाले हैं। इस बीच बड़ी चर्चा होगी कि किस प्रकार से जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हमने देखा कि फडणवीस, जैसा आपने भी जिक्र किया कि फडणवीस को इस बार महाराष्ट्र राजनीति का चाणक्य की उपाधि मिल रही है, तो ऐसे में आगे को रणनीति जो है उसको किस प्रकार वो आगे कदम बढ़ाएंगे, इसको लेकर ये पूरी विचार विमर्श जो है वो फडणवीस के घर होना है। क्योंकि कहा जा रहा था कि आज फ्लो टेस्ट होना है, क्योंकि कल देर शाम जब उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो फ्लो टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो तो नहीं की जाएगी। यानी कि अब जो सीधा दावा है वो फडणवीस की तरफ से क्लेम किया जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद जो हलचल है सागर बंगलो पर किस तरीके से बढ़ने वाली है। 11 बजे वो वक्त है जब मीटिंग को बुलवाया गया। एलोकेशंस की बात करें, अलॉटमेंट्स की बात करें और जो आगामी रणनीति के तहत सरकार बनाने की जो पूरी कवायद है उसकी तस्वीर, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर जी न्यूज की कवरेज जारी। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है देखिए। ट्वीट के माध्यम से संजय राउत ने अब से कुछ वक्त पहले हमला किया, निशाना साधा बागियों पर। ट्वीट में एक स्केच जारी किया और इसके माध्यम से बागियों पर अटैक किया। उद्धव के पीठ में छुरा घोंपते स्केच में शख्स को दिखाया गया और वो शख्स पीठ कर खड़ा हुआ है और उसके जो पीठ है उस पर छुरा घोंपता हुआ दिखाया गया है। स्केच के साथ ट्वीट किया है संजय राउत ने। उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाळासाहेब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। चांगलं काम करू शकलो याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। विरोधी पक्ष म्हणून आजपासून तुम्ही सुरुवात केल्याचं म्हणायचं का? विरोधी पक्ष म्हणून काम करणं हे आम्हाला तसंही भाग होतं आणि त्यासंबंधी आमची मानसिक तयारी आहे आणि आम्ही ते करणार। एक दुसरा मुद्दा आहे सर, संभाजीनगर आणि उस्मानाबादच्या संदर्भामध्ये काय भूमिका होती काँग्रेसची? कारण की मुख्यमंत्री म्हणाले नाही, आता पक्षाची बैठक सुरू आहे, मी त्या बैठकीत जातो आहे आणि पक्ष प्रमुख किंवा आमचे CLP लीडरच यावर भाष्य करतील। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। राजभवन पहुंचे थे उद्धव ठाकरे अपने दोनों बेटों के साथ, फिर वहां पर अपना इस्तीफा सौंपकर मंदिर गए और मंदिर के बाद उन्होंने मातोश्री वापसी की है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। बागियों का एक काफिला कैसे कैसे आगे बढ़ता गया देखिए। मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिलहाल जो शिंदे कैंप है इस वक्त गोवा में मौजूद है और गोवा में ही हमारे रिपोर्टर हैं, उनके पास में जाऊंगी। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन काफी है और कल राज तिलक होगा। बहरहाल आज के तरीके से क्या शिंदे भी देवेंद्र फडणवीस के साथ होंगे जब वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचेंगे? ये सवाल है। शिंदे आज मुंबई कब तक पहुंच रहे हैं, ये भी सवाल है। क्या बागी भी शिंदे के साथ मुंबई के लिए रवाना होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम रहा बीते कई दिन का, इसका एपी सेंटर थे एकनाथ शिंदे। अब शिंदे कैंप तो किस तरीके से अपना सफर तय करता हुआ मुंबई, मुंबई से
अब सूरत गया, सूरत के बाद गुवाहाटी पहुंचा, गुवाहाटी के बाद गोवा, और आज शिंदे मुंबई पहुंच सकते हैं, इस पर नजर रहेगी। आते ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात होगी या नहीं, इस पर नजर रहेगी। और जब राज्यपाल के पास पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, तो क्या शिंदे उनके साथ जाएंगे, उनके साथ मौजूद होंगे? तो ये पूरा घटनाक्रम है जिस पर नजर लगातार है। बहरहाल जो अंकों का खेल है, किस तरीके से रहा, कितने दिन सर्व किया बतौर सीएम उद्धव ठाकरे ने, और लगभग 947 दिन के बाद सत्ता पर सीएम के तौर पर काबिज होते हुए देवेंद्र फडणवीस, जो इस पूरे खेल में, जहां एक तरफ शिंदे एपिसेंटर थे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में जो उथल पुथल जारी थी, तो वहीं चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, राजनीति के माहिर खिलाड़ी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चाणक्य का किरदार निभाते हुए देवेंद्र फडणवीस भी नजर आए, जिन्होंने डे 1 से लेकर अब तक हालात को लगातार क्लोजली मॉनिटर किया। अब देखना यह कि चूंकि संख्या बल भी साथ है, ऐसे में आज कितने बजे राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस। फिलहाल मैं जाऊंगी गोवा से है अंकुर त्यागी। अंकुर, मुंबई से गोवा वाया सूरत और गुवाहाटी, इन बागियों का जो कैंप है उसकी मुंबई वापसी को लेकर क्या जानकारी, और शिंदे भी आज किसी भी वक्त मुंबई पहुंच सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, फाइनल डेस्टिनेशन तो मुंबई ही है, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे उनके गुट के कोई भी नेता हो। फिलहाल अब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो इस बात को लेकर है कि एकनाथ शिंदे आज शाम तक अपने जो बागी विधायक हैं उनके साथ मुंबई आ सकते हैं। मुंबई के होटल ताज में ही अंदाजा इस बात का है आज शाम देर शाम तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग भी हो सकती है। तो फिलहाल जो खबरें हैं वो निकल के आ रही हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो चीज़ें हैं, स्थिति हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं, और ऐसे में अब यहाँ पे ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करना है। आगे का फॉर्मेशन को लेकर भी काफ़ी सारी बात होनी है, और इसीलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज शाम तक एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायक हैं उनके साथ मुंबई रवाना हो जाएंगे। होटल ताज में, ताज प्रेसिडेंट में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की आज शाम या देर शाम तक एक मीटिंग एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल अंकुर, जिस तरीके से स्पेक्यूलेशंस हैं कि देखिए जब राज्यपाल महोदय के सामने पहुंचेंगे सरकार बनाने का दावा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, तो क्या उस मौके पर शिंदे, जो कि इस पूरे गेम का एक एपिसेंटर रहे थे, वो उनके साथ होंगे या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। अंकुर त्यागी, देखिए, एकनाथ शिंदे को आज शाम अभी जो हमें पता चला है, एक मीटिंग इस वक्त एकनाथ शिंदे की अपने जितने भी बागी विधायक हैं उनके साथ चल रही है, और वो मीटिंग होने के बाद आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। लेकिन आगे का जो मैसेज है उनको कन्वे किया जा रहा है कि आगे कैसे कैसे होगा। जितने भी विधायक हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑथराइजेशन जो है एकनाथ शिंदे को दे दिया है कि वो उनकी तरफ से पूरे के पूरे जो भी डिसीजन मेकिंग के फैसले हैं वो ले सकते हैं, और इसी बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज शाम तक ये पूरा का पूरा जो कॉन्वॉय है एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में, पूरे जितने भी बागी विधायक हैं, MLAs हैं, वो आज मुंबई पहुंचेंगे देर शाम को होटल ताज में। होटल ताज में ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग होगी, और आगे की रूपरेखा का मतलब है मंत्रिमंडल का आकार कैसे होगा, कहाँ कहाँ किसको किसको, चूंकि दोनों दल जो हैं एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी साथ में आकर सरकार बनाने जा रहा है, तो कैसे एलोकेशन होगा, महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन कौन से होंगे, किस किस को जाएंगे, ये, और जो निर्दलीय हैं, जो 8 से 10 निर्दलीय हैं, उनका क्या होगा, उनको किस तरह से गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे डिस्कशन में जाएंगी। बिल्कुल, उस पर जो मंथन है वो जारी रहने वाला है कि सरकार की अगली रूपरेखा कैसी होगी, किसको कौन सा पोर्टफोलियो एलोकेट होगा, किसको क्या अलॉटमेंट होगा, और निर्दलियों को कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं, या फिर ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें अगला कदम कैसे एग्जीक्यूट होगा सरकार बनाने की कवायद में। बहरहाल अंकुर त्यागी गोवा से रिपोर्ट कर रहे हैं, और नीलेश शुक्ला मेरे साथ लगातार है, जो कि मुंबई में देवेंद्र फडणवीस का घर सागर बंगलो, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस घर के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद है। बहरहाल इस बीच करीब 8 दिन तक महाराष्ट्र में जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा था अब खत्म हुआ। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ हुई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, खास चर्चा उनकी रही जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर के साथ। सुनिए इस मुलाकात को। महाविकास आघाड़ी इस पूरे मामले पर क्या राय रखती है, बात करने के लिए नाना पटोले हमारे साथ हैं। मुस्कुराहट आपकी क्या कह रही है नाना? देखो, हमने संवैधानिक व्यवस्था का मर्डर नहीं होना चाहिए, ये उसकी कोशिश आखिरी तक न्यायालय तक गुहार लगाने का काम हमने किया, लेकिन जो हुआ, अब न्याय व्यवस्था ने जो निर्णय दिया उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकते, वो अपनी परंपरा है, और लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी अब क्या करेगी? कुछ नहीं है, हम लोग तो अब जो हुआ है
मुख्यमंत्री ने अपना रिज़ाइन दे दिया है, तो सरकार उद्धव ठाकरे जी की कल ही समाप्त हो गया। आप अभी उनके साथ खड़े हैं? हम महाविकास आघाड़ी है हमारी, और उद्धव ठाकरे के साथ क्या आप भी खड़े हैं? देखो, हम एक विपरीत परिस्थिति के साथ में आए थे, उसको बार बार मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी जब तक है, जो बीजेपी से जब तक शिवसेना दूर है, जब तक हम शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। और उद्धव ठाकरे अगर करीब चले जाते हैं तो उनका हमारा क्या संबंध रहता है? ना आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि विधायकों को इंजेक्शन देके बेहोश करके और गुवाहाटी में रखा गया था। मैंने नहीं कहा था, वो जो विधायक थे जो नितिन देशमुख नाम के, उन्हें कहा था कि वहाँ पर कैसा विधायकों को तकलीफ दी जाती है, मुझे क्या तकलीफ हुई थी, वो उस नितिन देशमुख ने बताया था, और उसी आधार पर वहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा हुई। ना एक और सवाल, आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे शिवसेना कहाँ पे कमी रह गई? वो अपने बागी विधायकों को क्यों नहीं, क्योंकि इमोशनल कार्ड खेला, चैलेंज किया, फोन कॉल किया, सब कुछ सारे पैतरे अपनाए, लेकिन लौट नहीं पाए विधायक। भाजपा का जो ईडी का कार्यकर्ता जो था, एनआईए था, इनकी ताकत ज़्यादा गिरी। उद्धव ठाकरे के सब भावना और ये इसके वो पीछे रही, बस इतना ही कहूँगा। आखिर में एकनाथ शिंदे आपको क्या लगता है उप मुख्यमंत्री पद देंगे, सरकार बनेगी तो? अब उनके फडणवीस मुख्यमंत्री बनते कि और कौन बनते, उनके पार्टी का इशू है, उनकी सरकार में इनकी क्या कमिटमेंट हुई वो हमें क्या पता। आखिर में बीजेपी से कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? कुछ नहीं, हम इतना ही कहेंगे कि अब तुमने खिस्तान करके सरकार तो लाई है, राज्य की जनता के लिए अच्छा काम आपकी सरकार के माध्यम से हो, और हमारे मित्र अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते तो उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा यहाँ नाना पटोले एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार आगे क्या करेगी उस पर बातचीत करते हुए, इसी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं देते नजर आए। मुंबई से कैमरा पर्सन जेडी के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और सीधे हम रुक करते हैं सागर बंगलो का। देवेंद्र फडणवीस, जहां पर अब पूरा घटनाक्रम सियासी जो है काफी उठापटक वाले रहने वाला है, एग्जीक्यूशन प्लान का होने जा रहा है। सत्ता पर काबिज जो है देवेंद्र फडणवीस होने जा रहे हैं। नीलेश शुक्ला वहां से रिपोर्ट करें। नीलेश, मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा। अब समंदर की चूंकि वापसी हो रही है तो आज का दिन काफी निर्णायक है, और इस निर्णायक दिन का एक अहम पड़ाव है कि 11 बजे बैठक है। अगली सरकार को जो बनाना है देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में, उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर, एलोकेशन, अलॉटमेंट, उन सबको लेकर आज मंथन जारी रहने वाला है। आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या आप इस वक्त वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल आसपास सागर बंगलो के? नीलेश। जी बिल्कुल निधि, आपने बिल्कुल सही स्पष्टीकरण दिया कि फडणवीस जो है इस बार एक सागर की तरह साबित हुए, जिनके बहाव में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो डूब गई। अगर आपको याद हो 2019 का भी सिलसिला हो, उसके पहले भी जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दरमियान भी लगातार फडणवीस का कहना था कि मी पुनः यही, मतलब मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा सत्ता में लौट कर आऊँगा। और अब जब कल हम देख रहे थे कि बीजेपी के जितने विधायकगण इकट्ठा हुए थे, जब उनके बीच मिठाइयाँ बट रही थी, तब भी फडणवीस ने इस वाक्य को दोहराया था कि मैंने कहा था कि मैं वापस लौट कर आऊंगा और मैं लौट आया हूं। फिलहाल आपको बताऊं कि राजनीतिक जो हलचल है, नीलेश, जिस डायलॉग का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए समंदर वापस लौट कर आ रहा है सरकार बनने के बाद। देखिए दिसंबर 2019 की बात है जब इस पटकथा को लिखा गया था। 2019 में विधानसभा के स्पेशल सेशन में जब बुलवाया गया तो देवेंद्र फडणवीस ने इस मशहूर डायलॉग को बोला था। वो डायलॉग सुनते हैं, फिर नीलेश के पास सागर बंगलो वापस लौटते हैं। सुनिए जरा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। नीलेश के पास वापस जा रही हूं। सागर बंगलो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो गेम है अब सागर बंगलो पर आकर सिमट गया है। वहां की गतिविधियों पर नीलेश लगातार नजर बनाए हुए हैं। नीलेश, इस मीटिंग का आपने जिक्र किया था, अब चूंकि संख्या बल साथ है, कैंप सारा रेडी है, शिंदे कैंप पूरी तरह से तैयार है, शिंदे की आज मुंबई वापसी हो रही है, तो जिस तरीके से अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है, इस बैठक को लेकर किस तरह के स्पेकुलेशंस हैं, इस बैठक में कौन कौन पहुंच रहा है, और अगली सरकार को बनाने की जो पूरी रणनीति है वो कवायद कैसे वहां देख सकते हैं सागर बंगलो में, कौन कौन पहुंचेगा?
जी बिल्कुल निधि, कवायद पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है फडणवीस की तरफ से। जो सागर बंगलो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बंगलो होता है, लेकिन अब बड़ी जल्दी फडणवीस के लिए जो उनका निवास स्थान है वो बदलने वाला है। ये फिर से वर्षा होगा, जो कि सीएम का जो आधिकारिक निवास स्थान होता है। तस्वीरें एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं सागर बंगलो के बाहर। आप देख पाएंगे कि मीडिया का जो भारी जमावड़ा है वो लगातार आपको देखने मिल रहा है। साथ ही जो पुलिस बल है उनका भी संख्या बल आपको नजर आएगा। मीटिंग 11 बजे होनी है, लेकिन अभी तक फिलहाल पार्टी से कोई बड़े नाम जो हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अभी तक जो उनकी तैयारियां हैं वो जरूर हमें देखने मिले। कई सारे जो लोग हैं वो बुके लेकर फडणवीस के पास उन्हें वेलकम करने, उन्हें बधाई देने जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बड़े नाम है, विधायकगण है या मंत्रीगण है, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र राजनीति में चंद्रकांत दादा पाटिल जो है वो भी एक बड़े नाम है, आशीष शेलार हैं वो बड़े नाम है, राम कदम कल हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीत का खुशी उन्होंने व्यक्त की। उनके आने की संभावना है क्योंकि काफ़ी सारे जो विधायकगण हैं वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो 5 सितारा होटल है वहाँ पर स्थित हैं, तो उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। निर्दलीय जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उनके बीच चर्चा क्या होगी उसको लेकर जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है उसमें सबसे अहम यही होगा कि जीत हमें मिल चुकी है, लेकिन अब इस जीत को और कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाए, किस प्रकार से जो आम जनता है उनके बीच इस जीत को पहुँचाया जाए। क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। अब कुछ देर पहले हमने नाना पटोले जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि ईडी और एनआईए द्वारा जो कार्रवाई हुई उसके चलते फडणवीस को जीत मिली। जीत का कारण कोई भी हो, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि फडणवीस राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इसी को लेकर जो आगे की तैयारियां होने वाली हैं वो इस बैठक में अहम मुद्दा होंगी। आखिर किस प्रकार जो लोगों के बीच संदेश पहुंचाना है कि जीत का कारण क्या है, क्योंकि जो विरोधी हैं वो कारण अभी तक इसके सारे उल्टे बता रहे हैं, तो वो सबसे पहले इस जो मीडिया को माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे आम जनता तक जीत का कारण। कमियां कह रह गई शिवसेना में, उसको लेकर वो अपने संदेश पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं। साथ ही साथ आज जब इतने बड़े नाम एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है मंत्री पद को लेकर एक अहम विवाद हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से भी, शिवसेना के गुट की तरफ से भी यही आरोप लगे हैं कि उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में उन्हें अच्छे मंत्री पद नहीं मिले थे, अलॉटमेंट ढंग का नहीं हुआ था, तो कहीं इस बार ये मुद्दा सरकार को तकलीफ ना दे आने वाले भविष्य में, इसको लेकर भी फडणवीस अपनी रणनीति जरूर तय करेंगे और ये इन सभी चर्चाओं का अहम बिंदु होगा। बिल्कुल, और शुरू से लेकर आखिर तक शिंदे कैंप की तरफ से यही दावा और यही दलील थी कि देखिए हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हमारे अंदर विश्वास की कमी थी, हमको तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब आने वाली सरकार की जब रूपरेखा तैयार होगी तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर यह दारोमदार होगा कि सबको खुश कैसे रखा जाए, किस तरीके से प्रॉपर एलोकेशंस किए जाए। बहरहाल नीलेश लगातार सागर बंगलो से रिपोर्ट करें, गोवा से हमारे साथ अंकुर त्यागी। बहरहाल इस बीच उद्धव सरकार गिरने से बीजेपी विधायकों में जोश पूरी तरह से भर गया है। आगे की रणनीति पर बीजेपी विधायकों की बैठक, साथ ही साथ इस बैठक के अलावा अब महाराष्ट्र श्राप खत्म हो गया। विधायक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो श्राप लगा हुआ था, महाराष्ट्र को जो श्राप लगा था, वो श्राप खत्म हो गया, ये विधायक कह रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है? आज उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। विगत 2.5 वर्षों में समूचे देश ने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार वसूली सरकार के नाम से जानी जाती थी, पर यह केवल फेसबुक लाइव वाली सरकार थी। कि हमने समूचे देश में किसी प्रांत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा कि जो मंत्रालय में केवल मात्र महज 5 बार गया, उसमें से 3 बार लॉबी से लौटे, लोगों को नहीं मिलते, मंत्रियों को नहीं मिलते, विधायकों को नहीं मिलते, ऐसा मुख्यमंत्री देश ने पहली बार देखा होगा। अब कोई विधायक उन्हें छोड़ के चले जाए इस बात को हम समझ सकते हैं, पर कैबिनेट मंत्री और वो भी सारे पूरे के पूरे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। क्या कारण है? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से वे दूर चले गए सत्ता के लालच में। स्वयं बाला साहब ने कहा था कि मेरा दल कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करेगा और समझौता करने की बारी आई तो मैं मेरे दल को बंद कर दूंगा। और वही खामियाजा आज शिवसेना के नेता भुगत रहे हैं। लगभग सभी शिवसेना के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के क्रोध है, असंतोष है कि उनके नेता ने ऐसा कदम क्यों उठाया, हिंदुत्व विरोधी। और वही बात है, आपको लगता है कि जो है पूरी तरह से डर गए थे उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया? फ्लोर टेस्ट से डर गए थे उद्धव ठाकरे इसलिए इस्तीफा दे दिया? आंकड़े पहले दिन से नहीं थे। यदि आंकड़े होते
यदि आंकड़े होते तो आंकड़े सदन में दिखाते। आंकड़े नहीं थे, आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, उसी के लिए उनकी भागादौड़ी चल रही थी। कौन से नैतिकता के आधार पर उन्होंने 9 दिन संविधान के साथ खिलवाड़ की? क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? न्यायपालिका में जाने का कारण क्या? बहुमत न हो करके। जब तुम्हारे पास आंकड़े नहीं थे तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये हमारा बुनियादी सवाल उनसे है। नितेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की नेता है नितेश जी, ये बताइए कि आज जो है क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया बताइए। कहना चाहूंगा कि खुश हूं कि आज महाराष्ट्र के ऊपर जो शाप लगा था वो शाप मिट गया है। 2.5 साल से महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हो रहा है, वो आज से नहीं होगा। और हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व के अंदर महाराष्ट्र बहुत अच्छी तरह से प्रगतिशील राज्य जो महाराष्ट्र हमेशा रहा है वो आगे बढ़ता रहेगा। आप लगातार जो है ठाकरे परिवार पर प्रहार करते रहे हैं, ट्विटर के जरिए, अपने बाइट्स के जरिए। उन्होंने भी जो है आपके खिलाफ बातें करी, आपको जेल तक भेजा, और अब जो है सरकार पूरी तरह से बदल गई है। क्या लग रहा है कि कब तक सरकार बन जाएगी? जल्द ही बननी चाहिए। वो अभी हमारे देवेंद्र जी और हमारे सीनियर लीडर बैठ के उसके बारे में डिसीजन लेंगे और आप सबको बताएंगे कितने जल्दी सरकार बनेगी। मगर ये 2.5 साल की जो ये पूरा जर्नी थी, ये कोई राजनीतिक जर्नी नहीं थी, ये पर्सनल थी, जहां उन्होंने हमारे घर तक आए, घर तक उन्होंने घर तोड़ने की कोशिश की, हमारे फैमिली के ऊपर हल्ला किया, हमारे पर झूठे केसेस डालने की कोशिश की। और आज से ये सब चीज बंद होगी और महाराष्ट्र के एक अच्छे मार्ग पे चढ़ेगा, इतना मेरा विश्वास है। पराग जी, क्या लग रहा है, कब तक सरकार की उम्मीद है? नहीं, मेरे हिसाब से तो अगले 2 से 3 दिन में सरकार स्थापित हो जाएगी, देवेंद्र जी की शपथ विधि हो जाएगी। साथ साथ में मैं एकनाथ शिंदे जी का भी आभार मानूंगा कि उन्होंने जो हिम्मत करके महाराष्ट्र को ये महाविकास आघाड़ी की चुंगल में से बाहर निकाला और हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत सराहनीय है। और मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 दिन में सरकार बन जानी चाहिए। चलिए, अगले 2 से 3 दिन में सरकार बनने की उम्मीद जो है जता रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ गणेश नाइक जी हैं। सर, थोड़ा सा जगह देंगे। नाइक साहब, आपने बीजेपी ज्वाइन की, पूरा का पूरा खेमा लेकर आप नवी मुंबई में बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 से पहले ये सब स्थिति रही, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, और अब स्थिति कहीं न कहीं सरकार बनते हुए दिख रही है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी का शपथ विधि होना था, वो 2.5 साल बाद में हो रहा है। इस 2.5 साल के दौरान इस राज्य की जो प्रगति जो होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। अभी देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये राज्य की चारों तरफ से प्रगति हो जाएगी। सभी धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग के लोगों को, सभी को अपना इन्हें प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा और जिससे जनता में संतोष रहेगा। ये लगता है महाराष्ट्र में जो कोई नेता है जो बहुत खुद को बड़ा समझते हैं और देवेंद्र जी के बारे में हमेशा गलत बात करते हैं, आज उनको ये पता चला होगा 2 हार के बाद और ये बड़ी हार के बाद कि देवेंद्र जी एक सही चाणक्य नीति के राजनीतिकार हैं। आप नाम नहीं ले रहे हैं, क्या आपका इशारा शरद पवार जी की तरफ है? राजनीति में किसी का नाम लिया नहीं जाता। लोग उतने समझदार होते हैं कि बिना नाम लिए जान जाते हैं। इसके लिए मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। शरद पवार जी इस महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, इस देश के बहुत बड़े नेता है, लेकिन जिस तरीके से रोज सुबह टीवी पर आकर देवेंद्र जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने बहुत बार कहा है, तोता बात करता था और तोते के साथ कई लोग थे। आज मुझे ऐसे लगता है कि कल से महाराष्ट्र की जनता सुखी हो जाएगी, क्योंकि तोते का गला घोट दिया गया है। ये तोता कौन है सर? संजय राउत जी है। तो ये नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं बोल रहा हूँ ना, संजय राउत जी है।